हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। लास्ट 2 वीडियो में मैंने काफी नाम लिया डेटा वेयर हाउस करके। तो फाइनली हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, इसका यूज क्या है, और इसके अंदर हम लोग कुछ देखेंगे कि ETL और ELT कैसे डेटा वेयर हाउस के अंदर इंटरनली वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेटा वेयर हाउस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन मार्केट जाता है, मार्केट से इसको सामान लाना है। सामान का रिक्वायरमेंट क्या है कि ये इसको सामान लाना है। ठीक है, मार्केट से। अब मार्केट से सामान लाना है कि इसको 1 kg पनीर चाहिए, 1 kg टोमेटो चाहिए और 1 kg पोटैटो चाहिए। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जाएगा पनीर वाले दुकान पे। ठीक है, यहाँ से पनीर उठाएगा शॉप 1 से। उसके बाद पनीर लेने के बाद ये जाएगा सेकंड शॉप पे, यहाँ से 1 kg टोमेटो उठाएगा। ठीक है, इसके बाद टोमेटो लेने के बाद ये थर्ड शॉप पे जाएगा, थर्ड शॉप से लेगा पोटैटो। ठीक है, तो एक एक करके इसको अलग अलग जगह पे जाना पड़ा। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाना पड़ा तो इसका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं, तो ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कि एक एक शॉप पे जाकर एक एक सामान को उठाना, फिर अलग अलग काउंटर पे जाके बिल करवाना, मतलब कि अलग अलग शॉप में अलग अलग बिल करवाना। तो ये एक ओल्ड मेथड है। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग जगह पे जाएगा तो ज्यादा इसको टाइम लगेगा। अलग अलग जगह पे जाने की बजाय अगर एक ही शॉप पे इसको सब कुछ मिल जाए, मतलब कि इसका जितना भी रिक्वायरमेंट है, ये अगर एक ही शॉप पे इसको सब कुछ मिल जाए, जैसे कि ये है कोई, मैं इसका नाम दे देता हूँ शॉप नंबर A। ठीक है, ये शॉप A है, यहाँ पे गया, इसको सारा कुछ एक ही शॉप पे मिल गया। तो इसे इसका क्या हुआ कि इसे इसका टाइम बचा, अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ा। तो ये अलग अलग शॉप पे जाने की वजह ये डायरेक्ट यहाँ पे जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम बचेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप लोग भी अलग अलग जगह पे जाना नहीं पसंद करोगे, एक ही जगह पे जाके डायरेक्ट सारा सामान ले सकते हो। तो यही डेटा वेयर हाउस में होता है कि डेटा वेयर हाउस एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक CPU है। ठीक है, आपका डेटा है 100 TB का डेटा है, उसको स्टोर करना है इसमें, और ये CPU का कैपेसिटी है, इसमें लगा हुआ है HDD मान लो कि 10 TB का लगा हुआ है। ठीक है, और हमको 10 TB के HDD में 100 TB डेटा स्टोर कर, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा वेयर हाउस को यूज करते हैं, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर इंटरनली ETL और ELT कैसे काम करते हैं हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो देखने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से हटा लेता हूँ इसको। सबसे पहला स्टेप है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। से मतलब है कि इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ETL, उसके बाद समझना पड़ेगा ELT। ठीक है, मतलब कि दोनों सेम है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, ETL का मतलब कि E for extract, T for transform and then L for load। इसमें क्या होता है कि E for extract, L for load and then transform। तो इसमें सबसे पहले देखो कि हमारा कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस है। मान लो कि हमारे पास एक गिटहब रिपोजिटरी है। ठीक है, गिटहब रिपोजिटरी के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा को मैं चाहता हूँ यूज करना। वहां से वो डेटा को यूज करने के लिए काफी सारे प्रोसेस हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि डेटा फाइल को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ। या फिर हम वो लिंक को वहां से डायरेक्ट क्लोन कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं डेटा को, वो भी एक एक्सट्रैक्शन हुआ। और तीसरा ऑप्शन है कि रॉ फाइल लिंक को या फिर फाइल लिंक को नॉर्मल वहां से कॉपी करके क्लाउड सर्विसेज में हम उसको सोर्स कर सकते हैं, मतलब कि लिंक सर्विस क्रिएट करके उसको डायरेक्ट गिटहब से लिंक कर सकते हैं। तो वो भी एक डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ। अब डिफरेंट क्लाउड में डिफरेंट सर्विसेज है। जैसे कि अजूर पर हो गए तो इसमें एक सर्विस है ADF करके, और अगर आप चाहो तो सिनैप्स में भी कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों जो सर्विसेज है वो मेनली पाइपलाइन वगैरह के लिए यूज होता है। वैसे सिनैप्स तो नहीं, मेनली ADF ज्यादा यूज होता है पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए और डेटा सोर्सेज से लिंक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगर AWS पर हो गए तो AWS में सर्विस है ग्लू करके, तो इसमें भी पाइपलाइन वगैरह बनता है और डेटा को हम मतलब सोर्स से डेटा को लिंक करते हैं, मतलब कि वहां से डेटा को हम पुल कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारा डेटा तो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब डेटा मान लो कि हमारा CSV फॉर्मेट में है। ठीक है, CSV फॉर्मेट कैसा होता है, मान लो कि ये नेम है, फिर एज है, फिर सैलरी है। ठीक है, इसमें हमारा डेटा हो गया मान लो कि ABC, फिर एज 24, फिर मान लो सैलरी 23,000, फिर सेकंड
डेटा है हमारा XYZ के बाद एज हो गया हमारा 45, उसके बाद सैलरी हो गया हमारा 23,000। ठीक है, तो ये हमारा CSV टाइप का डेटा है, मतलब कि CSV मतलब कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब दो वैल्यू के बीच में कॉमा रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट डेटा तो मेरा सही है, मतलब कि ये नेम है और ये एज है, तो दोनों के बीच में कॉमा सेपरेटेड है। उसके बाद एज है, सैलरी है, तो इन दोनों के बीच में भी कॉमा सेपरेटेड है। अब ये सेकंड रो देखो, सेकंड रो ये नेम है XYZ, इसके बाद एक कॉमा है, उसके बाद एक और कॉमा है। ठीक है, उसके बाद एज दिया हुआ है 45, उसके बाद सैलरी है। तो यहाँ पे ये डबल कॉमा है, मतलब कि डेटा हमारा मिसमैच है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम डेटा के स्ट्रक्चर को करेक्ट करते हैं, मतलब कि डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं। जब डेटा में चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन और ये हो गया हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्सट्रैक्ट भी हो गया। अब डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करना है, तो डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग डेटा को लोड करेंगे। लोड कहाँ करेंगे, अपने डेस्टिनेशन पे लोड कर सकते हैं, मतलब कि डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम कहाँ डेटा को यूज करने वाले हैं उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को लोड करेंगे। मेनली हम लोड करते हैं वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, तो वेयर हाउस के अंदर लोड करेंगे। तो जब आप लोग अगर अजूर करोगे तो अजूर में एक सर्विस है सिनैप्स एनालिटिक्स करके, जो कि वेयर हाउस है और जहाँ पे हम लोग डेटा लोड करते हैं। अगर AWS पर होगे तो AWS में डेटा वेयर हाउस है बहुत सारा। एक है रेडशिफ्ट जो कि काफी यूज होता है। ठीक है, तो रेडशिफ्ट एक डेटा वेयर हाउस है, इसमें हम लोग डेटा को लोड करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ये मतलब कि डिफरेंट सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने गिटहब का एग्जांपल लिया। अगर आप चाहो तो API वगैरह से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। API से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। API से डेटा को रिक्वेस्ट भेज के वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर सर्वर से करते हो, ऑन प्रीमाइस सर्वर से, या फिर गिटहब रिपोजिटरी से कर सकते हो। डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत सारे जगह होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट के। उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद डेटा में मैच ट्रांसफॉर्म कर दिए डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा को हम लोड कर दिए। लोड कहाँ कर दिए, डेटा वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, ये हम लोड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है ETL, E फॉर रिट्रैक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड L फॉर लोड। अब देखो ये तो हमारा था ETL, ये हमारा था ETL। ठीक है, अब देखो ELT में क्या होता है। अब ELT में क्या होता है कि डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट किए डिफरेंट सोर्सेस से, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम वेयर हाउस के अंदर लोड कर दिए। ठीक है, लोड करने के बाद हमको जब पता चला कि डेटा में कुछ गड़बड़ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहले एक्सट्रैक्शन, फिर लोड, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ETL और ELT का ये दोनों का मतलब ये पूरा स्टोरी है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हमारा था कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा क्लीनिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आप लोगों को वो एग्जांपल बताया डेटा वाला, ये नेम, ये एज, ये सैलरी, ये जॉब। ठीक है, मान लो कि ये भी है, फिर एज है 25, सैलरी है 24,000, जॉब है एनालिस्ट। सेकंड क्या है, XYZ है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि 34,000 है, उसके बाद मान लो कि 23 है, उसके बाद जॉब है इसका डेवलपर मान लो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि इसमें है यहाँ पे कॉलम नेम हमारा दिया है नेम, एज, सैलरी और जॉब, इस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट डेटा तो मेरा सही है। पहले नेम चाहिए तो नेम है ABC, एज चाहिए तो एज है 35, सैलरी चाहिए तो 24,000, जॉब एनालिस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डेटा मेरा सही है। सेकंड डेटा ध्यान से देखो, सेकंड डेटा में क्या है कि नेम तो सही है हमारा XYZ, एज देखो, एज के कॉलम पे सैलरी दिया हुआ है 34,000 और सैलरी के कॉलम पे हमें एज दिया हुआ है 23 और जॉब हमारा सही है। मतलब कि ये जो दो डेटा है एज और सैलरी ये मैच है, मतलब कि आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया है। तो इसको हम लोग क्लीन करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, या तो हम लोग SQL के थ्रू कर सकते हैं, या फिर PySpark कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा आएगा नेम। ठीक है, उसके बाद हमारा एज आएगा, उसके बाद सैलरी आएगा, उसके बाद डेवलपर जॉब आएगा। ठीक है, तो ये हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये होता है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। अब जल्दी से हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है स्टोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा। मान लो कि ये एक कंपनी है। ठीक है, ABC एक कंपनी है, ABC एक कंपनी। ठीक है, उसमें मान लो कि 10 साल पहले कोई एक एम्प्लॉय था, 10 years बैक, मुकेश। ठीक है, तो ABC कंपनी में 10 साल पहले मुकेश काम करता था। उसका कुछ एम्प्लॉय ID होगा, एज होगा, उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स ये जब तक काम करता था उस कंपनी में था इसका। ठीक है, ABC कंपनी में 10 साल पहले काम करता था। अब क्या किया कि इस बंदे ने
रिजाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ मान लो कि इसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इसने रिजाइन कर दिया वहां से। अब रिजाइन करने के बाद ये आपको क्या लगता है कि ये आदमी का डेटा इस कंपनी के पास अभी भी होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। ये सारी डेटा कंपनी हमेशा रखती है अपने वेयरहाउस के अंदर, मतलब कि अपने कंपनी के डेटाबेस में हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। ये मतलब कि अगर 10 साल बाद भी अगर सेम कंपनी को जाता है ज्वाइन करने, तो वो बस अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स देगा उस कंपनी को, तो उस कंपनी को पता चल जाएगा कि ये जो आदमी है ये हमारे कंपनी में पहले काम कर चुका है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स उसको पता चल जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा, मतलब कि ये पिछले रिकॉर्ड्स को भी स्टोर करता है। ये स्टोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा एक SCD टाइप में आता है। SCD का टाइप होता है 0 to 6, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो SCD टाइप 2 में जो होता है वो टाइप 2 में हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। तो SCD मतलब कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स। तो ये होता है स्टोरिंग हिस्टोरिकल डेटा। अब फोर्थ देख लेते हैं क्या होता है। फोर्थ हमारा होता है डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स मान लो कि ये डेटा वेयरहाउस का छोटा भाई है, ठीक है। डेटा मार्ट्स ठीक मतलब कि ये डेटा वेयरहाउस का छोटा भाई है। मान लो कि किसी कंपनी है ABC करके, उसमें मान लो कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो टीम्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टीम्स के डेटा होते हैं, वो सारी डेटा डेटा मार्ट्स के अंदर स्टोर करता है। मतलब कि डेटा वेयरहाउस के अंदर तो बड़े बड़े डेटा होते हैं ना, तो डेटा वेयरहाउस मेनली लार्ज स्केल ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और जो स्मॉल चंक्स ऑफ जो डेटा होता है, मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, वो डेटा मार्ट्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो ये होता है डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स मतलब समझ लो कि डेटा वेयरहाउस का छोटा भाई है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर फास्ट एक्सेसिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा वेयरहाउस है हमारा, ये डेटा वेयरहाउस है, इसके अंदर जो डेटा होता है वो अपने आप वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है, सारी डेटा। तो अगर हम डेटा को यहाँ से फेच करते हैं, ठीक है, थ्रू क्वेरी, तो ये हमें फास्ट डेटा देगा, मतलब कि फास्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर स्ट्रक्चर जो डेटा होता है, जब ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, तो जब हम क्वेरी करेंगे तो डेटा जल्दी हमें ला कर दे देगा वो, ठीक है। तो ये होता है फास्ट एक्सेसिबल, और हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर फास्ट क्वेरीज। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। आगे हमारा है 6 नंबर स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा के बारे में मैं आप लोग को डिटेल्स में बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लास्ट वीडियो आप लोग जाके पढ़ सकते हो कि स्कीमा क्या होता है, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। तो लास्ट वीडियो जाके आप लोग देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 7th वन होता है इजी डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो 7th में क्या होता है कि लोड तो हम कर दिए डेटा वेयरहाउस के अंदर, लोड इन DWH, ठीक है। मतलब कि डेटा वेयरहाउस के अंदर हम डेटा को लोड कर दिए। अब लोड करने के बाद हम लोग डेटा पे एनालाइज करते हैं। एनालाइज कहाँ करेंगे? या तो एनालाइज हम कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज पे, या फिर आप लोग नॉर्मल एडिटर वगैरह यूज कर सकते हो। अगर अज्यूर में एनालाइज करोगे तो अज्यूर में एनालाइज करने के लिए आपको एक सर्विस मिलता है सिनैप एनालिटिक्स करके, सिनैप एनालिटिक्स, ठीक है। SQL के थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो कि ये डेटा हमारा सही है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो सब डेटा एनालाइज होता है, ठीक। अगर आप AWS यूज करोगे तो इसमें आपको एक अथीना करके सर्विस मिलेगा। GCP अगर यूज करते हो तो इसमें आपको BigQuery के नाम से एक सर्विस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हैं डेटा एनालाइज करने के लिए। तो ये हमारा होता है इजी डेटा एनालिसिस। अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है हमारा सपोर्ट फॉर बिजनेस डिसीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एक ABC कंपनी है, ठीक है, वो अपने डेटा पे एनालाइज किया। डेटा पे क्या किया? एनालाइज किया कि लास्ट ईयर हमारा ये टी-शर्ट का अच्छा सेल हुआ है, ठीक है। ABC कोई कंपनी है, वो अपने डेटा पे एनालाइज करके देखा कि लास्ट ईयर हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अच्छा सेल हुआ है। मतलब कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ टी-शर्ट का, टी-शर्ट उस कंपनी का अच्छा सेल हुआ है। तो लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे वो क्या करेगा कि अपने कंपनी के लिए एक डिसीजन लेगा और उस डेटा के हिसाब से कुछ नए चेंजेस करेगा, मतलब कि और अच्छा बनाने का ट्राई करेगा। तो उस हिसाब से वो चेंजेस करेगा डेटा में। तो ये क्या करेगा कि लास्ट ईयर के डेटा पे ये एनालाइज करके उससे कुछ अच्छा बनाना चाहेगा, उस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना चाहेगा, जिससे कि उसको लास्ट ईयर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। मतलब कि लास्ट ईयर अच्छा था लेकिन उससे और ज्यादा अच्छा वो रिजल्ट चाहता है, तो वो बिजनेस डिसीजन हुआ।
होगा, मतलब कि अपने कंपनी के फायदे के लिए वो डिसीजन ले रहा है लास्ट ईयर के डेटा को एनालाइज करके। ठीक है, तो ये हमारा 9th स्टेप था, सॉरी 8th स्टेप था। और 9th स्टेप देखते हैं 9th स्टेप क्या है। तो 9th स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 9th स्टेप हमारा है क्लाउड डेटा वेयरहाउस। वैसे तो बाहर से अगर आप लोग यूज करना चाहो तो बाहर से भी आपको डेटा वेयरहाउस मिल जाएंगे, जैसे कि हाइव है, हाइव भी एक डेटा वेयरहाउस है। ठीक है, और मैं आप लोग को बताया कि एक डेटा मार्ट्स है, डेटा मार्ट्स भी एक डेटा वेयरहाउस है। हालांकि वो स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा को स्टोर करने में यूज होता है, लेकिन वो है तो डेटा वेयरहाउस का छोटा भाई ही, डेटा वेयरहाउस की तरह ही यूज होता है, तो उसको भी हम लोग डेटा वेयरहाउस में काउंट करेंगे। और अगर आप लोग क्लाउड यूज करते हो, जैसे कि अगर आप लोग अजूर यूज करते हो, तो मैं आप लोग को बताया कि अजूर में सिनैप्स एनालिटिक्स करके एक सर्विस है जो कि डेटा वेयरहाउस के लिए यूज होता है। AWS यूज करोगे तो AWS में आपको एक सर्विस मिलेगा रेडशिफ्ट करके, वो भी एक डेटा वेयरहाउस है। अगर आप लोग GCP यूज करोगे तो GCP में BigQuery है, ये भी एक वेयरहाउस में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये क्लाउड डेटा वेयरहाउस है, मतलब कि क्लाउड के क्लाउड सर्विसेज हैं अलग अलग क्लाउड में, तो इसी को बोलते हैं क्लाउड डेटा वेयरहाउस। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये आपको स्केलेबल मिलेगा। ठीक है, स्केलेबल और फ्लेक्सिबल। स्केलेबल और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये एक CPU है, CPU है, आपके पास 100 TB का जो डेटा है इसमें आपको स्टोर करना है। ठीक है, लेकिन आपका CPU का स्टोरेज है 10 TB, तो इसमें आप लोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, समझे? तो ये डेटा फेल हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि इसमें आप जाओगे मार्केट से, ये HDD को बढ़ाओगे, मतलब स्टोरेज इंक्रीज करोगे, तो उसमें आपको पैसे लगेंगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, प्लस ज्यादा आपको झंझट होगा इधर उधर घूमने में। ठीक है, सेटअप करने में। उससे अच्छा है कि इसमें आप अगर क्लाउड डेटा वेयरहाउस यूज करते हो तो इसमें बस आपको रिसोर्सेस बढ़ाना है कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए, उस हिसाब से आप लोग स्टोरेज बढ़ा के, मतलब स्टोरेज सेलेक्ट करके आप लोग जितना चाहो उतना डेटा रख सकते हो क्लाउड डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो ये होता है स्केलेबल और फ्लेक्सिबल। तो डेटा वेयरहाउस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके बेनिफिट्स वगैरह कि क्लाउड डेटा वेयरहाउस के अंदर क्या बेनिफिट्स है, इससे हम लोग बिजनेस डिसीजन कैसे लेते हैं, और फास्ट एक्सेसिबल क्वेरी कैसे यूज होता है, मतलब कि कैसे फास्ट होता है डेटा वेयरहाउस से डेटा को निकालना। ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आ रही है, अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प होगी प्लेसमेंट लेने के लिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।